and welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today in this video we will discuss the second subpoint of Unit 1, which is the economic downturn of 1873 and growth of finance capital. So now we talk about economic downturn of 1873. The economic downturn of 1873, also known as the Panic of 1873. 1873 का ये पैनिक 6 ईयर्स तक चलने वाला एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था. दिस क्राइसिस विच लास्टेड फ्रॉम 1873 टू 1896. इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्लाइन, वाइडर स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड का कंट्रैक्शन देखेंगे. सो नाउ वी विल गो टू डिस्कस द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द पैनिक ऑफ 1873 इन यूरोप. सो फर्स्ट कोज हम देखते हैं ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजप्शन. इन द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड जर्मनी का रैपिड एक्सपेंशन होने की वजह से ओवर प्रोडक्शन और अंडर कंजप्शन देखने को मिला. न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड्स में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने हैवी इन्वेस्ट किया, जिससे गुड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से गुड्स का सरप्लस तो हुआ लेकिन इन गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते चले गए. सेकंड कोज हम देखें तो सेकंड कोज माना जाता है रेलवे बबल, जो कि मेजर कोज माना जाता है. हम देखते हैं कि सिविल वॉर के एंड के बाद रेल रोड कंस्ट्रक्शन हाइक पे आ जाता है. बिगेस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स ने रेलवे के कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि डिमांड ज़्यादा हाई थी, इसकी वजह से 1866 से लेकर 1873 तक 53,000 किलोमीटर्स न्यू रेलवे ट्रैक्स बिल्ड कर दिए गए, जिसके चलते अब ये रेल रोड एग्रीकल्चर के बाद सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर बन गए और इसमें इन्वॉल्व सभी बिजनेस भी फ्लरिश करने लगे. वॉर के बाद रेल रोड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने वाला मेजर बैंक जे कुक एंड कंपनी थे. इसने कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड्स को सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स को एक्यूमुलेट किया. नेशन का फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड 1869 में बन चुका था. अब ये कंपनी नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे के सेकंड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड्स पर काम कर रहे थे. लेकिन अब इस कंपनी को यह रियलाइज़ होता है कि इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं, उसके कंपेयर में कंस्ट्रक्शन के प्राइस की डिमांड उससे ज़्यादा है. इसी की वजह से उन्हें मनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस करने के लिए कई सारे एफ़र्ट्स किए, लेकिन ये सभी एफ़र्ट्स फेल रहे. इसका रीज़न ये रहा कि इस जे कुक एंड कंपनी को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और ये कंपनी बंद हो गई. अब काफ़ी सारी फर्म्स भी इसे फॉलो कर रही थी और इसी के साथ रेलवे स्पॉन्सर्स का क्रम्बल होने की वजह से बैंक्स ने अपनी मनी को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और इसका रीज़न ये रहा कि अब रेलवे कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया. थर्ड हम कॉज देखें तो थर्ड कॉज में हमें बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिलता है. इन फर्म्स पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हाईली डिपेंडेंट थी. जैसे ही जे कुक एंड कंपनी क्रैश हुई, उसका इफेक्ट इन स्टॉक मार्केट पर पड़ा, जिसके चलते 20 सितंबर 1973 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने भी अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी, जिसके कारण पूरे नेशन में एक इकोनॉमिक पैनिक स्प्रेड कर गया. और इसी के साथ 1873 में वियना स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो गया, जिसने बैंकिंग क्राइसिस को ट्रिगर कर दिया और ये बैंकिंग क्राइसिस अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैलने लगा. इन स्टॉक मार्केट्स के क्रैश होने से बैंकिंग क्राइसिस आने का रीज़न यह था क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स ने स्टॉक मार्केट में हैवी इन्वेस्ट किया हुआ था और इसी के साथ स्पेक्यूलेटर्स को मनी लोन पर दी हुई थी, लेकिन अब ये स्पेक्यूलेटर्स मनी को रिपे करने के लिए अनेबल थे. इसका रिज़ल्ट यह रहा कि अब काफ़ी बैंक फेलियर हो गए, जिससे क्रेडिट क्राइसिस देखने को मिला और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो गई. फोर्थ कोज हम डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को मानते हैं. फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो कि 1870 टू 1871 में हुई, इसने इंटरनेशनल ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया, जिससे एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्लाइन होने लगा
और वॉर की वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और डेब्ट इतने बढ़ गए थे जिससे यूरोपियन इकोनॉमीज़ में प्रेशर बनने लगा। सो एज वी सी, इन सभी कॉजेज़ ने मिलकर फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन को स्टार्ट कर दिया, जो नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होते होते पूरे यूरोप में फैलने लगा। कंट्रीज अफेक्टेड। 1873 के पैनिक ने मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ को इफेक्ट किया। सो नाउ वी टॉक अबाउट सम मेजर यूरोपियन कंट्री। जर्मनी। हम जर्मनी की बात करें तो इन द मिड 19th सेंचुरी में जर्मनी में इकोनॉमी रैपिड ग्रो कर रही थी, लेकिन फिर भी जर्मनी इस इकोनॉमिक डाउनटर्न को हैंडल करने के लिए वेल एक्विप्ड नहीं थी, जिसकी वजह से जर्मनी में भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस फेलियर देखने को मिले। सेकंड, हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने भी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के डिक्लाइन के साथ इस इकोनॉमिक डाउनटर्न को एक्सपीरियंस किया। वैसे तो ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरे यूरोप की एक डोमिनेट इकोनॉमी बनी रही, बट इसे भी अदर यूरोपियन कंट्रीज से चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें हम तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी बैंक फेलियर्स और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया। ऑस्ट्रिया हंगरी की इकोनॉमी हैवली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर, जिसने इसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में फ्लक्चुएशन के लिए वल्नरेबल बना दिया। फ्रांस। अब हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में माइल्डर इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाई लेवल पर सोशल अनरेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। अब हम इकोनॉमिक डाउनटर्न के आफ्टर मैथ्स की बात करें, इसके इम्पैक्ट की बात करें कि इसका इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। इस पैनिक ने लॉन्ग डिप्रेशन को स्टार्ट किया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का यह पीरियड लेट 1890s तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी यूरोपियन इकोनॉमिक्स ने स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अनरेस्ट को एक्सपीरियंस किया। जे कुक एंड कंपनी के क्लोज होने से मैनी अदर बैंक्स, फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई और 18,000 बिजनेस भी क्रैश हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 14% तक बढ़ गई। सेकेंड रीज़न हम देखें, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि बढ़ा हुआ सरकारी हस्तक्षेप। इस पैनिक ने इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा दिया। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के वे में हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ग्रांट ने इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए। उन्होंने न्यूयॉर्क का ट्रैवल किया और बिजनेसमैन्स के साथ काफ़ी मीटिंग्स की और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं उस पर डिस्कस किया, क्योंकि ग्रांट को ऐसा लगता था कि ये जो पैनिक है ये एक इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है जिससे केवल कुछ बिजनेस ही इफ़ेक्ट हुए हैं और इसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ग्रांट ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम एडम रिचर्डसन को $10 मिलियन के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करने के लिए कहा और इसका यूज़ इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाए, ये बोला गया। इस स्टेप से वॉल स्ट्रीट पर पैनिक को रोकने में हेल्प तो हुई, लेकिन ये एफर्ट नेशन की हेल्प करने के लिए इनफ नहीं था। यह डिप्रेशन नेक्स्ट 5 ईयर तक कंटिन्यू रहा और ड्यूरिंग दिस टाइम कंट्री की 55 रेल रोड्स फेल्ड हो गई और 60 अराउंड बैंकक्रप्ट हो गई। रेल रोड्स का कंस्ट्रक्शन 1872 में 12,100 किलोमीटर से गिरकर 1875 में 2006 किलोमीटर तक रह गया, यानी कि इतना डिक्रीजमेंट देखने को मिला रेल रोड्स के कंस्ट्रक्शन में। इकोनॉमी का डिक्लाइन कंटिन्यू रहा और सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रांट्स के एफर्ट्स भी इनइफेक्टिव रहे, जिसकी वजह से 1876 में ग्रांट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वह ये बात समझ गए थे कि अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फिक्स करने में वो अनेबल हैं और अब पीपल उनका फेवर नहीं करेंगे और उनके फेवर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म।
ड्यू टू दिस पैनिक प्रोटेक्शनिज्म इज राइज। मैनी कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस हुआ और इकोनॉमिक डाउनटर्न और बढ़ता चला गया। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट हम सोशल एंड कल्चरल देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे। तो हम देखते हैं 1877 में ले ऑफ्स, वेज कट्स एंड टेरिबल वर्किंग कंडीशन देखी जाती है, जिसकी वजह से वर्कर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उन्होंने 1877 में रेल रोड स्ट्राइक को स्टार्ट कर दिया। यह प्रोटेस्ट मार्टिनबर्ग से स्टार्ट होता है क्योंकि इस टाइम में वर्कर के वेजेस को थर्ड टाइम कट किया गया था, जिसकी वजह से ये दंगे इतने बेकाबू हो गए कि प्रेसिडेंट रदरफोर्ड बी हैस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 12 से ज़्यादा स्टेट में अपने ट्रूप्स भेजने पड़े, जिससे इन प्रोटेस्टर्स और सोल्जर्स के बीच फाइटिंग हुई और मोर देन 100 पीपल्स मारे गए और कई सारे लोग इंजर्ड हो गए। आगे जाकर जुलाई 1877 में लंबर मार्केट भी क्रैश हो गई, जिसने मिशिगन की सेवरल लंबरंग कंपनीज भी बंद हो गई। इसका इफेक्ट कैलिफोर्निया के साथ साथ सेवरल स्टेट्स में फैल गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती चली गई। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ना आने की वजह से वोटर्स रिपब्लिकन पार्टीज के अगेंस्ट हो गए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि अब 1874 के कांग्रेस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, जिसने सिविल वॉर के बाद फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब डेमोक्रेट्स को रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन को इफेक्टिवली एंड करने का चांस मिल गया। अब इस कंडीशन में वाइट सुपरमैसिस्ट के लिए ब्लैक्स के अगेंस्ट टेरर के अपने कैंपेन को अगेन स्टार्ट करना और भी इजी होता चला गया। नॉर्थ जो स्लेवरी को स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे थे और साथ ही ब्लैक पीपल के पॉलिटिकल राइट्स को एडवोकेट करते थे, अब ये नॉर्थ के सभी कंट्री अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक वेजेस कट्स, फॉलिंग फार्म प्राइसेस एंड रेलवे स्ट्राइक जैसी प्रॉब्लम्स में स्टक होके रह गई। रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक पब्लिक ओपिनियन के रीज़न से ग्रांट एडमिनिस्ट्रेशन के साउदर्न स्टेट्स के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज पॉलिसी को डेवलप करना डिफ़िकल्ट हो गया। नॉर्थ स्टेट्स रिकंस्ट्रक्शन लेजिस्लेशन से अब पीछे हटने लगे। सो यहाँ हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न के कॉजेज़ और इम्पैक्ट कंप्लीट हुए। अब इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से निकलने के लिए यूरोप की फाइनेंशियल कैपिटल को कैसे ग्रो अप किया जा रहा था, अब आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ मूव ऑन ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। फर्स्ट रीज़न हम इकोनॉमिक डाउनटर्न के बावजूद भी यूरोप में फाइनेंशियल कैपिटल ग्रोथ कंटिन्यू रहा। इसके पीछे भी काफ़ी कॉजेज़ रहे। पहला कॉज हम देखते हैं इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन इन्वेस्टर्स ने बिग लेवल पर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर्टिकुलरली हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले अदर रीजन्स में इन्वेस्ट किया गया। सेकंड देखें हम तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नए वित्तीय साधनों का विकास हुआ। फाइनेंशियल कैपिटल के ग्रोथ को न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स के थ्रू फैसिलिटेट किया जाने लगा। थर्ड हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बैंक ने डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस जैसी सर्विसेज की वाइड रेंज को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ फोर्थ देखते हैं हम इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में एक एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम कुछ मेजर फाइनेंसर्स की बात करें, कुछ मेजर की प्लेयर्स की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली, बैरिंग्स बैंक, जेपी मॉर्गन। इन सभी ने गवर्नमेंट और कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड कराने में एक मेजर रोल प्ले किया। सो यहाँ हमारा यूनिट 1 का
सेकंड सब पॉइंट भी कंप्लीट होता है और जिसके साथ इस वीडियो में हम पूरे यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ भी इश्यूज़ हैं या पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।